इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप की कृपा से जगत का प्रबंधन चल रहा है, संसार की जीवन चक्र चल रही है। आप उसमें अहम भूमिका में हैं। आपके देख रेख में, आपके प्रबंधन में ही जगत का सृष्टि की रचना हो रही है। आत्मा के बाद आप ही का स्थान है। जीव में, पेड़ पौधों में, प्रकृति में, अणु अणु में आप व्याप्त हैं। आप देवताओं में अग्रगण्य माने गए हैं। चेतनता तो हमारी प्रकृति की जान है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हमारे वेद ने चेतन नहीं कहा है, जीवंत नहीं कहा है। जिसे हम पहाड़ कहते हैं वह भी चेतन और जीवंत है वेद के अनुसार। आप इस चेतन और जीवंत व्यवस्था में आपकी कृपा की थोड़ी आवश्यकता हो गई है। भारतवर्ष की या मनुष्य मानव जाति को कि उसमें कुछ विवेक का अभाव देखा जाता है। अधिकांश लोग अपने जीवन शैली को, अपने व्यवस्था शैली को मन के अधीन करके, मन भी बिगड़ गया है, इंद्रियों के अधीन होकर वह भी चलने लगा है अपने मालिक के प्रति। आप लोग मालिक हैं। चेतन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आप आत्मा की सेवा के लिए उसे माता ने प्रत्येक क्षेत्र में रखा है, जीव में रखा है, मनुष्य में रखा है। लेकिन वह अभी बौरा गया है। वह अब इंद्रियों में रह के और मैंने वो भी सोने की स्थिति में पड़ गया है। इसलिए थोड़ा सा अपने प्रबंधन को संभालिए। आपका उसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपा करिए, प्रार्थना है आपसे, इस कार्य को, विवेक को थोड़ा सा जागृत कराइए। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं आयुर्वेद की और वेद की जो बातें हैं, आप मनुष्य के लिए, जो मनुष्य को की जीवन कला के लिए, जो मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अगर कहीं किसी कारणवश रोगी हो जाता है तो उससे रोग मुक्त करने के लिए जो अवतरित आयुर्वेद ने यानी जो संदेश दिया है, जो आदेश दिया है, उसी को मैं आपके सामने रखने के लिए प्रस्तुत होता हूँ। मेरी मानना है, बार बार मैं कहता हूँ कि मेरी मानना है कि जब तक हम अपने प्रकृति के साथ एकत्व को स्थापित करके नहीं चलेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। एकत्व स्थापित करने में कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है। सूरज, चांद, तारे या तिथि, नक्षत्र, हमारे यहाँ सब कुछ पहले से आदत में लगा हुआ है। हम ब्रह्म मुहूर्त का पालन करें और भोजन का, समय का, काल का निर्धारण ध्यान दें। काल का अतियोग न करें, हीन योग न करें। समय से जगें, समय से उठें और ब्रह्म मुहूर्त को थोड़ा सा सेवन करें तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। आज अभी हम इस जो बोझ पर हम लोग बात कर रहे हैं, रोग रोधक क्षमता पर। ये रोग रोधक क्षमता के अभाव में ही पूरे मानव जाति पर ये विषाणु, जिसको कि आज के दिन हम उसको कोरोना नाम दिए हुए हैं, इसके पहले भी 10-20 को विषाणु हमारे यहाँ, वायरस जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ है। और वो पहले से भी हम उस वायरस के साथ जुड़ के चल रहे हैं। भारतवर्ष में कुछ कम असर, उनका भी कम असर रहा है, लेकिन आज के डेट में विषाणु का असर कुछ ज़्यादा भयभीत कर दिया है। ये विषाणु उन्हीं को लगता है जो रोग रोधी क्षमता जिनमें नहीं रहती है। हमको जब भगवान के यहाँ से 2 शक्तियाँ मिली है,
एक रोग रोधक क्षमता मिली है, एक जीवनी शक्ति मिली है। जीवनी शक्ति हमको बनाने की क्रिया करती है। सब जगह का निर्माण क्रिएशन जीवनी शक्ति है, और उस क्रिएशन को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेवारी है वो जीवनी शक्ति को है, वो पावर ऑफ इम्यूनिटी को है, यानी पावर ऑफ इंटेलिजेंस के साथ इम्यूनिटी पावर को, रोग रक्षणी शक्ति को है। ओज उसका ओज नाम दिया गया है उस आयुर्वेद के आधार पर, और आधुनिक विज्ञान भी उसे इम्यूनिटी शब्द कहा है, इम्यून पावर कहा है। इसलिए कहीं भेद नहीं है शब्दों का नामकरण से के चलते। थोड़ा सा अंतर समझ में जरूर आता है, हम ओज कहते हैं, वो इम्यूनिटी कहते हैं, लेकिन एक है बात। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो रोग रोधक क्षमता बढ़ा देने के लिए हमने पीछे भी जो बताया है। आज मैं कुछ और भी जड़ी बूटियों का नाम देता हूँ जो आपके पास उपलब्ध है, लगभग सब लोग जानते हैं, उसी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो सब लोग जानते हैं। जैसे आपके पास भृंगराज यानी भंगरैया, सारे सब लोग भंगरैया जानते हैं, सारे लोगों को भंगरैया का पता है। भांगरा आप लोग भी कहते हैं, उसको भृंगराज भी कहते हैं, उस भृंगराज। अब भृंगराज को आप ले लें, बहुत ज़्यादा होता भी है भृंगराज को आप 1 किलो भृंगराज ले लीजिए। आप काला तिल भी आप सब लोग जानते हैं, काला तिल आधा किलो ले लीजिए, और आंवला भी सब लोग जानते हैं, आंवला आधा किलो आंवला ले लीजिए। और तीनों का पाउडर बनाकर, तीनों का चूर्ण बनाकर आप प्रतिदिन 5 ग्राम खाइए। 90% बीमारियां आप दूर हो जाएगा। जो मैंने आप खा के देखिए, और ओज भी बन जाएगा, सौंदर्यता भी आ जाएगी, बुढ़ापा मैंने को भी रोकता है ये मैंने। और इन तीनों की चर्चा आधुनिक विज्ञान के लोग भी टेस्ट करके देख लिए हैं कि यह बहुत ही जीवनी शक्ति वर्धक भी है। अब पावर ऑफ विटेलिटी भी इसमें है, अब माने पावर ऑफ इम्यूनिटी भी इसमें है, यानी बनाने का भी काम करता है, और ये रोग रक्षणी शक्ति का भी काम करता है। तो इस तरह से इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आज के डेट में जो रोग रक्षणी शक्ति का अभाव में हम लोग बीमार पड़ते हैं, माने हमारे इंडोक्राइन की ग्रंथियों को भोजन नहीं मिलती है, हम खूब खाते हैं, भोजन नहीं मिलती है, खाना जहरीला हो गया है, भोजन को डिस्कार्ड कर दे रहा है हमारा शरीर। तो लेकिन ये जब आप खाते हैं, खाएंगे, तो उनको भोजन मिल जाएगा, जो थायराइड है, जो पिट्यूटरी है, जो पीनियल है, जो आपका पेनक्रियाज है, इनको भोजन मिल जाएगा। संभव है आप पूरा आप सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। अब हमारे सामने भोजन के साथ भी हमारे पास एक बहुत थोड़ा सा चेंज कर लें तो ये जहर खाने के समय में अगर उसमें आप लाभ करेंगे। हम रोटी और भात खाते हैं, माने ज़्यादा मात्रा में हम आटा का इस्तेमाल करते हैं, रोटी का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, भात भी खाते हैं। 50 वर्ष पहले तो रोटी बहुत कम लोग खाता था, नहीं के बराबर लोग खाता था। कम से कम बिहार में तो निश्चित रूप से कम लोग खाते थे, लेकिन ये 50 वर्ष के भीतर ये गेहूं को खाने की प्रक्रिया बनी है। अब गेहूं को पचाने की क्षमता सारे लोगों में नहीं है। जो पसीना छुड़ाकर मेहनत करते हैं उसी को गेहूं पचता है, 80% नहीं पचता है। लेकिन गेहूं को जब आप थोड़ा सा अंकुरन की साइकिल में डाल देते हैं तो वह पाचक हो जाता है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रोटीन को लीवर पचाता है, प्रोटीन को लीवर पचाता है। लीवर प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, और वो पेप्टोन हमारे शरीर को बनाने का क्रिया में फिर लग जाता है। लीवर गेहूं के प्रोटीन को पचा नहीं पाता है, इसलिए कि गेहूं में 15 से 20% तेल रहता है। अब वो तेल कैप्सूल में बंद रहता है, कैप्सूल को तोड़ने की क्षमता अग्नि उतना नहीं है लीवर के पास, जिसके चलते गेहूं के प्रोटीन को वह बढ़िया से तोड़ नहीं पाता है। अब अगर इसको तोड़ने की क्रिया
कर लिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत है। एक छोटा सा उसमें योग बता रहे हैं कि आप गेहूं को 8 बजे सुबह में फूलने के लिए डाल दीजिए पूरे पानी में, गेहूं के ऊपर तक पानी रहे, और 4 बजे उसको किसी टोकरी में छान दीजिए। शाम को कहीं किनारे में रख दीजिए, गर्म स्थान पर रख दीजिए, और दूसरे दिन उस गेहूं को धूप में ले जाकर सुखाइए और सुखा कर खाइए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पौष्टिक पदार्थ बन जाएगा। आटा पिसवा लीजिए सुखा के और खाइए उसको। अब लीवर का काम वो खत्म हो गया, वो इतने आप काम कर लेते हैं तो लीवर के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि अभी वायरस की जो बात है, हेपेटाइटिस नाम का वायरस 40-50% आदमी को का लीवर खा रहा है, और लीवर हेपेटाइटिस के पीड़ा से जूझ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों का लीवर खराब हो गया है। खान पान में भी जितने जहर हैं, लीवर को ही निकालना है, इससे परेशानी होती है। तो लीवर को काम कर बंद हो जाएगा, और जहर भी आपका सल्फास इत्यादि जो जहर है वो 1 महीना में बाहर में रहने पर खत्म होता है, और उसका भी जहर का असर खत्म हो जाएगा। तो गेहूं निरापद हो जाएगा और आपके शरीर में प्रोटीन मिलने लगेगा, सारी कुछ मिलने लगेगी। आज के डेट में बहुत बारीकी से स्टडी करने के बाद भी 5-10 ग्राम से ज़्यादा आपका रोटी पचता नहीं है। वो जला के जो रोटी खाते हैं उन्हीं को रोटी पचता है। इसलिए आप अगर सिर्फ गेहूं को छोटा अंकुरन करा के, जर्मिनेट करा के अगर आप गेहूं को खाते हैं, जर्मिनेशन की साइकिल खाली बना देना है, जो मैंने कहा 8 बजे फुलाना, 4 बजे छान लेना, कहीं टोकरी में रख देना एकांत में, और बाहर में सुखा के 10-11 बजे के बाद सुखा कर और उसको आटा पिसा के बना लेना। ये आपके लिए बहुत बड़ी दवा, ऊर्जा वर्धक भी हो जाएगी, शरीर वर्धक भी हो जाएगी, नस नाड़ियों को बनाने वाली भी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और वो मोटापा को भी घटाएगी। बेतरतीब शरीर का बनावट को ही ये गेहूं का आटा मजबूत बनाता है, और लिवर को मदद मिल जाता है। प्रोटीन या डायरेक्ट पेप्टोन आप खाते हैं, प्रोटीन गेहूं का नहीं खाते। तो ऐसी स्थिति में आपका एक गेहूं का भी एक अगर समस्या का स्टेपल फूड है, गेहूं अगर आप संभाल देते हैं तो आपको गेहूं का से भी बहुत लाभ मिल जाती है। इस तरह से आज का यह कार्यक्रम, वो 2 योग आपको बताया मैंने, उस पर आप ध्यान दें, और फिर आगे बताएंगे कल अगले कड़ी में। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, आपको समर्पित करते हैं। निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें और इसको करें। धन्यवाद।